हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूपीएससी हिंदी में। हम लोग देख रहे हैं आई दृष्टि, जिसमें हम लोग कवर कर रहे हैं इंटरनेशनल टॉपिक्स। ठीक है, तो इंटरनेशनल के सीरीज़ में ये आज का जो हमारा टॉपिक है ये बेस्ड है, जिसमें हम लोग समिट, कॉन्फ्रेंस या फिर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे। तो जितने भी जो सम्मेलन हुए हैं या फिर कोई वार्ता हुई है या फिर कोई संगठन बने हैं, इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चर्चा में रहा ब्रिक्स 2024। ब्रिक्स का एक लिटरेचर फोरम हुआ है, साहित्य का एक तरह का मीटिंग हुआ है। ये 11 सितंबर 2024 में हुआ है। कहाँ हुआ है? कजान, रशिया में हुआ है। ठीक है, तो कजान रशिया में हुआ है, जिसमें क्योंकि साहित्य का है तो इसमें लेखक, कवि, फिलोसोफर, आर्टिस्ट या फिर जो भी स्कॉलर्स हैं, जितने भी ब्रिक्स नेशन हैं इनके, ये सभी लोग मिलके चर्चा हुई है। साथ ही में एक सम्मेलन टाइप का हुआ है, फोरम हुआ है। इंडिया से जो लोग गए थे उनके बारे में जान लेते हैं। तो श्री माधव कौशिक गए थे। श्री माधव कौशिक जो कि साहित्य अकेडमी के प्रेसिडेंट हैं। इसके साथ ही डॉक्टर के श्रीनिवास राव जो कि साहित्य अकेडमी के सेक्रेटरी हैं। ठीक है, तो भारतीय साहित्य अकेडमी के प्रेसिडेंट श्री माधव कौशिक, इसके साथ ही भारतीय साहित्य अकेडमी के जो सेक्रेटरी हैं डॉक्टर के श्रीनिवास राव, ये दोनों ही लोग गए थे ब्रिक्स के लिटरेचर फोरम में। जो इसकी थीम थी वो हम लोग देख लेते हैं। तो वर्ल्ड लिटरेचर इन द न्यू रियलिटी, डायलॉग्स ऑफ ट्रेडिशन, नेशनल वैल्यूज़ और कल्चर। ठीक है, तो यहाँ पे एक वार्ता हो रही है जिसमें ट्रेडिशन, कल्चर, ह्यूमन वैल्यूज़, नेशनल वैल्यूज़, ये सभी की चर्चा होगी और साहित्य की चर्चा होगी। इसके साथ ही सेकेंड मीटिंग हुई है ब्रिक्स में एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की। इसके लिए भी जो सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के, श्रम और रोजगार मंत्रालय की जो सचिव हैं, इनका नाम है सुश्री सुमिता डावरा। इन्होंने इसको अटेंड किया है। ब्रिक्स का एक श्रम और रोजगार मंत्री स्तरीय बैठक जो हुई है, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्रियल मीटिंग जो हुई है, इसको इन्होंने अटेंड किया है। ये हुआ कहाँ पे? तो सोची, रशिया में हुआ है, सितंबर 9 से 10 2024 के बीच में। ठीक है, तो ये हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है अल्जीरिया, जो है वो नया मेंबर बना है ब्रिक्स का जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इसको अल्जीरिया ने ज्वाइन किया है। ब्रिक्स 2024 की बात की जाए तो व्लादिमीर पुतिन जो कि प्रेसिडेंट हैं रशिया के, इन्होंने अनाउंस किया था कि रशिया में ब्रिक्स 2024 की मीटिंग होने वाली है। इसके साथ ही जो होस्ट कंट्री थी वो रशिया थी, और जो जगह थी जहाँ पे ये होने वाला था वो था कजान। तो कजान जो कि रशिया में है, उसने होस्ट किया है ब्रिक्स 2024 को। 2023 की बात की जाए तो अगस्त 2023 में इसमें जो नए मेंबर्स जुड़े थे उनका नाम था इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, इसके साथ ही यूएई। ठीक है, याद रखिएगा ये 15वीं ब्रिक्स की समिट हुई थी जो कि साउथ अफ्रीका में हुई थी, अगस्त 2023 में हुई थी। तो यहाँ पे क्योंकि 2024 में एग्ज़ाम हो रहा है, कभी कभी चांसेस होते हैं कि 2023 से रिलेटेड प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। तो उसके लिए आपको याद रखना चाहिए इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और यूएई, ये सभी 2023 में इसके मेंबर बने थे। इसके साथ ही ब्रिक्स +1 बनने की बात हो रही है। तो ब्रिक्स +1, ब्रिक्स के जो ओरिजिनल मेंबर कंट्रीज़ हैं जिनका नाम है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है, याद रखिएगा ब्रिक्स की फुल फॉर्म में इसका नाम है। तो कंट्री का नाम है ब्राज़ील, बी से ब्राज़ील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। अभी +1 का अर्थ ये है कि जितनी सारी कंट्रियों ने इन्हें ज्वाइन किया है, इन सबको प्लस नाम से देखा जा रहा है। तो इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और यूएई ने इसे ज्वाइन किया अभी रिसेंटली 2023 में। इसके साथ ही अगर ब्रिक्स की पहली मीटिंग की बात की जाए तो ये पहली मीटिंग जो हुई थी वो येकातेरिनबर्ग में हुई थी, 2009 में हुई थी। ठीक है, उस टाइम पे इसके मेंबर हुआ करते थे ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना। साउथ अफ्रीका जो एस है शब्द, इसने 2010 में इसको ज्वाइन किया, साउथ अफ्रीका ने। इसके साथ ही ब्रिक्स के जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इसका जो स्टार्ट था वो 2014 में हुआ था।
इसके साथ ही 2023 में चर्चा हुई थी कि अर्जेंटीना जो है ये भी ज्वाइन करना चाहता है ब्रिक्स कंट्रीज़ में, परंतु यहाँ पे कुछ चेंजेस हुए थे, यहाँ की गवर्नमेंट चेंज हुई थी, जनरल इलेक्शन हुआ था, उसके बाद से अर्जेंटीना ने विड्रॉ कर लिया था अपना मेंबरशिप। ठीक है, तो अभी आपको बस इतना ही याद करना है कि कितने मेंबर कंट्रीज़ ने ज्वाइन किया है। तो इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और यूएई, 5 कंट्री ऐसी है जिन्होंने ब्रिक्स को ज्वाइन किया है नया। ठीक है, तो पहले 5 कंट्री थी, अभी फिर से 5 कंट्रियों ने ज्वाइन कर लिया है, तो अब ब्रिक्स प्लस जो है वो 10 कंट्रियों का समूह हो गया है। नेक्स्ट है 19वीं G20 समिट हुई है 2024 की। ठीक, तो 19वीं G20 की समिट जो है वो रियो डी जनेरियो में हुई है, ब्राज़ील में, जो कि नवंबर 18-19-2024 में होनी तय हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे नवंबर 18-19-2024 की बात कर रहा है, अभी आने वाला है। रियो डी जनेरियो और ब्राज़ील में होगी G20 की समिट 2024 की। ठीक है, इसकी जो थीम होने वाली है वो है बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लानट। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट का अर्थ ये है कि एक न्यायपूर्ण विश्व बनेगा, और इसके साथ ही एक सस्टेनेबल प्लैनेट बनाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, द 19 मेंबर कंट्रीज, द अफ्रीकन यूनियन एंड द यूरोपियन यूनियन आर एक्सपेक्टेड टू अटेंड। ठीक है, इंडिया ने मेज़बानी की थी G20 की 2023 में, और 2024 में ब्राज़ील जो है वो यहाँ पे ये होने वाला है। इसके साथ ही अगर 2025 की बात की जाए तो उस टाइम पे साउथ अफ्रीका इसकी मेज़बानी करेगा, और 2026 में यूनाइटेड स्टेट्स करेगा। ठीक है, 18वीं G20 की बात की जाए, सबसे पहले एडिशन याद रखें, इंडिया ने मेज़बानी की है G20 समिट की 2023 की, जो कि 18वां एडिशन था इसका। ठीक है, तो 18th एडिशन याद रखिएगा, 18th एडिशन था, न्यू दिल्ली इंडिया में हुआ था। वेन्यू क्या था? भारत मंडपम, न्यू दिल्ली। ठीक है, शुरुआत हुई थी सितंबर 9 से 10 2023 के बीच में, और इसका जो थीम था ये था वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ठीक है, तो वसुधैव कुटुंबकम आप लोग याद कर सकते हैं। अभी इस वर्ष की जो थीम होने वाली है वो है बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लैनेट। ठीक है, एक न्यायपूर्ण विश्व की बात कर रहा है, इसके साथ ही एक सस्टेनेबल प्लैनेट की बात कर रहा है। थोड़ा बैकग्राउंड जान लेते हैं G20 के बारे में। तो अभी अगर करेंटली बात की जाए तो G20 में 21 कंट्रीज़ हैं। ठीक है, 20 नहीं है, अभी ये G21 बन चुका है। याद रखिएगा, G21 बन चुका है। जब इनिशियली बना था ये, तब इसमें 19 कंट्री हुआ करती थी। सीरीज़ से मैं आपको नाम बता रही हूँ, और आप लोग ऐसे समझ सकते हैं। 19 कंट्रीज़ के नाम हैं, जैसे कि अर्जेंटीना, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, फिर आता है ब्राज़ील, ए से अर्जेंटीना, ए से ऑस्ट्रेलिया, फिर आता है ब्राज़ील, सी से आता है कनाडा और चाइना, फिर आता है फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स एंड EU। ठीक है, अभी रिसेंटली जो 21वां मेंबर बना है इसका, वो है अफ्रीकन यूनियन। ठीक है, तो ये सभी नाम जो है ये आप लोग, एक तरीका तो ये है कि सीक्वेंस में याद रखिए, ABCD वाला जो सीक्वेंस आता है अल्फ़ाबेटिकली। इसके साथ ही दूसरा तरीका ये होता है, जो कि मुझे लगता है मेरे लिए सबसे ज़्यादा जो वर्क करता है, वो ये है कि अगर हम लोग इसको कॉन्टिनेंट वाइज याद रखें। ठीक है, तो अगर ये हमारे इंडिया है, इंडिया के पास की कंट्री है, इसके बाद बीच का जो मिडल ईस्ट आया, उसके बाद जो अफ्रीका आया, इस तरह से अगर आप लोग याद रखिएगा कि यहाँ पे कौन सी कंट्री है अफ्रीका की, या फिर अफ्रीका के ऊपर जो यूरोप वाला एरिया है, यहाँ पे कौन सी कॉन्टिनेंट की कौन सी कंट्री जो है वो G20 का पार्ट है। इस तरह से आप लोग याद रखिएगा तो आसानी से याद हो जाएगा। जैसे एशिया की बात करें तो इंडिया आ रहा है एशिया से, चाइना आ रहा है, इसके साथ ही यहाँ पे इंडोनेशिया है, जापान है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया है, ठीक है, रशिया है, तुर्की है। ठीक है, तुर्की यूरोप और एशिया के बीच में ही है, तो तुर्की याद कर सकते हैं आप लोग। तो ये सभी चीज़ें जो है अगर आप लोग इससे याद करते हैं कॉन्टिनेंट वाइज तब भी हो जाएगा। इसके साथ ही अगर आपको सीक्वेंस में याद हो रहा है तब भी बहुत अच्छी बात है। बस हमें याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि G20 के कौन से सदस्य हैं।
ठीक है, तो थीम हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वसुदेव कुटुंबकम। अगर ये शब्द की बात की जाए, वसुदेव कुटुंबकम जो है ये महाउपनिषद में ये शब्द जो है ये मेंशन किया हुआ था, संस्कृत में लिखा हुआ है, महाउपनिषद का पार्ट है। इसके साथ ही अगर लोगो की बात की जाए, G20 का जो लोगो बना हुआ था, ये आपने देखा होगा, ये कुछ इंडिया के फ्लैग जैसा था जिसमें सैफरन वाइट ग्रीन ब्लू कलर का बना हुआ था। ठीक है, तो जिसने भी नहीं देखा है वो देख सकता है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे G बना हुआ है, 2 बना हुआ है, और O की जगह क्या है, एक अर्थ बना हुआ है, तो यहाँ पे हमारी धरती है, और साथ ही यहाँ पे एक कुछ इस तरह से कमल का फूल बना हुआ है। ठीक है, ये G20 का सिंबल था, आपने देखा होगा अक्सर इसको हर जगह पे जहाँ पे G20 बना हुआ है कुछ इस तरह से ये सिंबल बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे वाइट है, ब्लू है, सैफरन है, ग्रीन है, ये सभी कलर्स से मिलके बना हुआ है। मतलब अगर आप इसका कमल देखेंगे तो तिरंगा के शेप में ये कलर है, जो लोटस है ये तिरंगे के शेप में है। ठीक है, मतलब इसका जो रंग है ये तिरंगे जैसा है। इसके साथ ही इस लोगो के नीचे हिंदी में देवनागरी स्क्रिप्ट में इंडिया लिखा हुआ है। ठीक है, तो भारत लिखा हुआ है इसके नीचे। और इसके साथ ही अगर बात की जाए कि क्या दर्शाता है ये, तो इसका जो लोगो है ये दर्शाता है विकास को और चुनौतियों को। ठीक है, तो विकास को और चुनौतियों को दर्शाता है। जो 7 पत्ते हैं कमल के वो दर्शाते हैं 7 कॉन्टिनेंट्स को। ठीक है, 7 महाद्वीपों को दर्शाते हैं। इसके साथ ही 7 सुरों के संगीत को दर्शाते हैं। ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, याद आपको ये रखना है कि G20 का लोगो क्या था और किस तरह का बना हुआ है। ठीक है, इसके साथ ही अगर हम लोग देखें कि क्या मुख्य परिणाम हुए हैं इसके G20 समिट के, अगर हम लोग बात करते हैं G20 के परिणामों की, तो आउटकम्स क्या निकले हैं इसके। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो रूस और यूक्रेन का जो तनाव हो रहा था इसको लेकर, इस पे चर्चा को लेकर सतत विकास, खाद्य सुरक्षा या फिर वैश्विक जैव ईंधन संगठन। ठीक है, तो यहाँ पे रशिया यूक्रेन का टेंशन या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, सतत विकास या फिर खाद्य सुरक्षा, और इसके साथ ही वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन, इन सभी पे चर्चा हुई है, साथ ही सर्वसम्मति प्राप्त हुई है। ठीक है, इसके साथ ही देखा जाए तो एक नया कदम इसमें हुआ है कि अफ्रीका संघ यानी कि अफ्रीकन यूनियन का G20 में शामिल होना हुआ है। तो अभी ये G20 क्या हो गया है, G21 हो गया है। ठीक है, एक और चीज़ देख सकते हैं हम लोग कि इसमें अभी ये जो एक मंच बना है इसमें विकासशील देशों का ज़्यादा प्रतिनिधित्व बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ज़्यादातर कंट्रीज़ क्या हैं, डेवलपिंग स्टेट में है, अभी विकासशील देश है। ठीक है, अफ्रीकन यूनियन की अगर बात की जाए तो ये एक 55 मेंबर्स का एक महाद्वीप है। नेक्स्ट यहाँ पे जैव ईंधन गठबंधन की बात हो रही है, यानी कि जैव ईंधन गठबंधन जिसको ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का नाम दिया जा रहा है। इंडिया इसको लीड कर रहा है। इसका अर्थ ये है कि वो सभी गवर्नमेंट, जिन भी कंट्रीज़ की गवर्नमेंट जो है वो बायोफ्यूल को अडॉप्ट करने वाली है, उनका एक संगठन बनेगा जिसको ये लोग प्रोमोट करेंगे। ठीक है, तो जैव ईंधन को प्रोमोट करेंगे। इसमें 9 मेंबर्स हैं। मेन फाउंडिंग मेंबर्स की बात की जाए तो इंडिया है। इंडिया के साथ साथ इसके नेबर में मान लीजिए कि बांग्लादेश है, USA है, इम्पॉर्टेंट है, USA है, ब्राज़ील है, अर्जेंटीना है, इटली है, मॉरिशस है, साउथ अफ्रीका है और UAE है। ठीक है, तो याद रखिएगा ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस जो है, यानी कि आपका वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन जो है ये अलग है, और हमारा जो G20 के मेंबर्स थे उनके नाम अलग हैं। तो ये थोड़े अलग नाम भी हैं, इसको आप लोग याद रखें। जैसे मॉरिशस, इसमें नया नाम है। ठीक है, तो ये सभी नाम आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसको IMEC कहा जा रहा है। तो इंडिया को लिंक किया जा रहा है मिडल ईस्ट के साथ, जैसे कि सऊदी अरेबिया हुआ या फिर कुछ और कंट्रीज़, और साथ ही यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ के साथ। UAE आएगा इसमें, सऊदी अरेबिया, UAE, यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़, फ्रांस आएगा, जर्मनी आएगा, इटली आएगा, और ये सभी मिलके, USA भी है इसमें, ये सभी मिलके इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहे हैं।
ठीक है, आर्थिक गलियारा बनाने की बात हो रही है। इसको 2021 में इंट्रोड्यूस किया गया था G7 समिट में। इसमें ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनाया जाएगा, रेलवे बनाया जाएगा, इसके साथ ही सी रूट्स के माध्यम से भी इनको कनेक्ट करने की बात कही जा रही है। ठीक है, तो ओरिजिनली बुक में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इंडिया से मुंबई को कनेक्ट किया जाएगा जबेल से, जो कि यूएई में है। इसके बाद गुवलफात एक जगह है यूएई में, उससे भी कनेक्ट किया जाएगा। फिर आएगा हराद सऊदी अरेबिया में, रियाद सऊदी अरेबिया में, फिर हाइफा जो कि इज़राइल में है, हदीथा जो कि सऊदी अरेबिया में है, और पीरियास जो कि ग्रीस में है। ठीक है, तो ये सभी जो हैं इंडिया से लेकर सऊदी अरेबिया, यूएई और इज़राइल फिर रीस तक के जो एक आर्थिक गलियारा बनाने की बात हो रही है, जिसमें सी रूट भी है। कुछ रास्ते जो है वो हम लोग सी के माध्यम से, नदी के मतलब समुद्र के माध्यम से चलेंगे, और उसके साथ ही कुछ रास्ते जो हैं जिसमें रेल रूट बनाई जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे कांडला पोर्ट से शुरू कर रहे हैं हम लोग, मुंद्रा कांडला पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, इनसे शुरू किया जा रहा है। अरेबियन सी को पार किया जाएगा, फिर यूएई में जाया जाएगा, फिर वहाँ से सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, फिर हाइफा, इज़राइल, मेडिटेरेनियन सी पार करके फिरैन पोर्ट, ठीक है, जो कि यूरोप का पार्ट है। ये सभी आर्थिक गलियारा का मैप के माध्यम से आपको बताया गया है। नेक्स्ट है 4th क्वाड लीडर्स समिट हुई है 2024 में। चौथा एडिशन है, याद रखिएगा, चौथा एडिशन हुआ है क्वाड लीडर्स समिट 2024। ठीक है, तो चौथा क्वाड समिट जो है ये विल्मिंगटन डेलावेरे यूएसए में हुआ है, जिसको यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने होस्ट किया है। सितंबर 21, 2024 में हुआ ये। ठीक है, तो क्वाड के जो सभी मेंबर्स हैं इनको वेलकम किया गया, जैसे प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंथोनी अल्बनीज, फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंडिया के, प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान किशिदा फ्यूमियो, ये सभी लोगों ने मीटिंग में पार्ट लिया है। इसके साथ ही जो 2025 का अगला क्वाड समिट होगा ये इंडिया होस्ट करेगा। ठीक है, इंडिया होस्ट करेगा, इम्पॉर्टेंट न्यूज़ होती है, इंडिया होस्ट करेगा क्वाड की समिट 2025 की। इसके साथ ही एक बिल भी पास किया गया है, यूएस हाउस में एक क्वाड बिल पास किया गया है, जो कि साझेदारी बढ़ाएगा। सभी जो कंट्रीज़ हैं, क्वाड की जो कंट्रीज़ हैं, चारों कंट्रीज़ के बीच में, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान के बीच में साझेदारी को बढ़ाने के लिए एक बिल पास किया गया है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, 2nd एशिया पैसिफिक मंत्रिमंडल कॉन्फ्रेंस हुआ है, एक 2nd एडिशन है, याद रखिएगा, जिसमें भारत के केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री जो हैं श्री किंजरापू राम मोहन नायडू, इन्होंने पार्ट लिया था, और सिर्फ पार्ट ही नहीं लिया था, इन्होंने उद्घाटन किया था। ठीक है, इनॉग्रेट किया था 2nd एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, जो कि सिविल एविएशन पे हुआ था। तो ये भारत मंडपम न्यू दिल्ली में हुआ है। ठीक है, तो इसमें एयरपोर्ट, उड़ान, एयरक्राफ्ट, इन सब से रिलेटेड बातचीत हुई है। श्री नायडू जी ने कहा है कि इंडिया में जो एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको बढ़ाया जाएगा। अभी 2014 की बात की जाए तो 74 एयरपोर्ट्स हुआ करते थे, 2024 में ये बढ़कर 157 एयरपोर्ट हो गए हैं, और अभी 2047 तक इसको बढ़ाकर 350 से 400 करने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके साथ ही उड़ान के क्षेत्रों में जेंडर इक्वलिटी बढ़ाई जाएगी, जितना महिलाओं को प्रोत्साहन या बढ़ावा दिया जाएगा। कंट्री में ज़्यादातर पायलट्स जो हैं वो पुरुष हैं, अभी महिलाओं को भी इस क्षेत्र में बढ़ावा दिया जाएगा। इसके साथ ही दूसरी न्यूज़ है, इंडिया और सिंगापुर की एक मंत्री परिषद बैठक हुई है, राउंड टेबल बैठक, ये इसका भी दूसरा संस्करण था। 26 अगस्त 2024 में ये बैठक हुई है इंडिया और सिंगापुर के बीच में, जिसमें ये लोग कोऑपरेशन, जो आपसी सहयोग है, उसको देने की बात की जा रही है। तो यहाँ से इंडिया की बात की जाए तो यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, इसके साथ ही एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर, रेलवे के मिनिस्टर जो हैं अश्विनी वैष्णव, इन्होंने पार्ट लिया, और साथ ही जो इंडस्ट्री के मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, इन्होंने मीटिंग को अटेंड किया। सिंगापुर की तरफ से वहाँ के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर जो हैं सिंगापुर के, गैन किम योंग जो थे, इन्होंने पार्ट लिया था।
ठीक है। किस विषयों पे बात की गई है, तो यहाँ पे 6 स्तंभों पे बात की गई है, 6 पिलर्स हैं, 6 टॉपिक्स पे बात की गई है। पहला है डिजिटलाइजेशन, ठीक है, तो डिजिटलीकरण जो है वो किया जाएगा, इसके साथ ही कौशल विकास किया जाएगा। सस्टेनेबिलिटी की बात की गई है, साथ ही स्वास्थ्य की बात की गई है, स्वास्थ्य देखभाल की बात की गई है, मेडिसिन की बात की गई है चिकित्सा क्षेत्र में, इसके साथ ही उन्नत विनिर्माण और कनेक्टिविटी की बात की गई है। ठीक है, तो ये सभी जो हैं 6 पिलर्स हैं जिस पे चर्चा की गई है इंडिया और सिंगापुर के बीच में। ठीक है, सिंगापुर किस तरह से इम्पॉर्टेंट है, तो हम लोग समझ सकते हैं अगर हम लोग 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर की बात की जाए तो इंडिया और सिंगापुर के बीच का जो ट्रेड है वो लगभग 30.11 बिलियन US का है। इसके साथ ही सिंगापुर जो है वो इंडिया का 6th लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है। ठीक है, तो इनके और इनके बीच में 2.9% का एक तरह से ट्रेड जो है वो इंडिया का होता है सिंगापुर के साथ। इसके साथ ही सिंगापुर जो है एक काफ़ी अच्छा सोर्स है FDI का इंडिया के लिए। नेक्स्ट है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का एक मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग हुआ है। ठीक है, तो भारत ऑस्ट्रेलिया के समुद्री सुरक्षा वार्ता हुई है, समुद्री सुरक्षा वार्ता 6ठा एडिशन है, इसका 6th एडिशन है। कब हुआ है, तो अगस्त 13, 2024 में हुआ है। कहाँ हुआ है, तो कैनबरा में हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में। और जो इसका विषय था वो था समुद्री डोमेन की जागरूकता अवेयरनेस, इसके साथ ही मानवीय सहायता ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, और इसके साथ ही आपदा राहत, ठीक है, डिज़ास्टर रिलीफ और समन्वय। इन सभी मुद्दों पे चर्चा की गई है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में समुद्री सुरक्षा वार्ता हुई है। इसके साथ ही दोनों की मिलिट्री एक्सरसाइज होती है दोनों के बीच में, जिसका नाम है ऑस्ट्रो हिंद। तो नाम में ही लिखा हुआ है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, हिंदुस्तान को मिला के ऑस्ट्रो हिंद जो है ये हुआ है। जो 7वीं बैठक होगी इंडिया ऑस्ट्रेलिया की समुद्री सुरक्षा बैठक, ये न्यू दिल्ली में होगी। जो 7वीं, अभी 6ठी हुई है, कैनबरा में हुई है। नेक्स्ट है 5वीं एतिका जॉइंट कमेटी मीटिंग हुई है। एतिका की फुल फॉर्म है आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स अग्रीमेंट। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में एतिका कहा जा रहा है। तो आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स अग्रीमेंट, ठीक है, वस्तु व्यापार समझौता है आसियान और इंडिया के बीच में। ये जुलाई 29 से अगस्त 1, 2024 के बीच में हुआ है। आसियान कंट्रियों की बात की जाए तो ये एक इम्पॉर्टेंट ट्रेड पार्टनर है इंडिया के साथ। आसियान जो कंट्रीज़ हैं, लगभग 11% जो इंडिया का जो वैश्विक ट्रेड है, व्यापार है, वो 11% जो है वो आसियान कंट्रियों पे डिपेंड करता है। आसियान जो है वो 10 देशों का समूह है, जिसमें आता है इंडोनेशिया, वियतनाम, लाओस, ब्रुनई, थाईलैंड, म्यांमार, फिलीपींस, कंबोडिया, सिंगापुर और मलेशिया। ठीक है, इन सभी से मिलके बनता है आसियान। इसके साथ ही अभी तिमोर लेस्ते जो है वो भी इसमें जुड़ चुका है। इसके साथ ही दूसरी खबर है, इंडिया और रशिया के बीच में एक वार्षिक सम्मेलन हुआ है, जो कि 22nd एडिशन है इसका। इसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और इसके साथ ही प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जो हैं ये मॉस्को में मिले हैं। 8 से 9 जुलाई 2024 मॉस्को में ये मीटिंग हुई है। इसके साथ ही व्लादिमीर पुतिन जो हैं, इन्होंने रशिया का हाईएस्ट जो नागरिक सम्मान है वो प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया है, जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल। ठीक है, ये अवार्ड मिला है, मतलब ये ऑनर मिला है नरेंद्र मोदी जी को। इम्पॉर्टेंट है, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द अपोस्टल किसके द्वारा दिया गया है, तो व्लादिमीर पुतिन के द्वारा दिया गया है, रशिया के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है 46th वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग हुई है, यानी कि विश्व धरोहर समिति की एक बैठक हुई है। कौन सा एडिशन है, तो 46th एडिशन है। ये मीटिंग हुई कहाँ पे है, तो न्यू दिल्ली में हुई है, भारत मंडपम में। जुलाई 21 से 31, 2024 के बीच में हुई है। और इसका जो उद्घाटन है ये श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। इनॉग्रेशन सेरेमनी में आंद्रे ऑजले जो कि DG हैं यूनेस्को के, ये भी शामिल हुए। इसमें कम से कम इसमें 24 नए विश्व धरोहर स्थलों को शामिल किया गया है, जिसमें 19 सांस्कृतिक
सांस्कृतिक हैं, कल्चरल हैं, और 4 प्राकृतिक हैं, 4 नेचुरल हैं, और एक मिक्स्ड तरीके का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, विश्व धरोहर स्थल है। इंडिया की बात की जाए तो यहाँ पे मोइद्दम जो कि असम में है, एक टीले जैसा होता है स्ट्रक्चर, इसको 43rd वर्ल्ड हेरिटेज साइट में अनाउंस किया गया है, और ये असम का पहला कल्चरल साइट है, पहला सांस्कृतिक साइट है असम से। ये जो मोइद्दम है ये बरियर माउंट्स हुआ करते थे, दफन टीले हुआ करते थे अहोम राजवंश के, ठीक है। तो असम का पहला सांस्कृतिक साइट है। असम के पास इससे पहले भी काजीरंगा नेशनल पार्क था और मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, जिसको वर्ल्ड हेरिटेज सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया गया है। इसका जो थीम रखा गया था, इनॉग्रेशन जो उद्घाटन सेरेमनी हुई थी उसका थीम था विकास भी विरासत भी। इसके साथ ही मोदी जी ने अनाउंस किया कि 1 मिलियन का ग्रांट ये लोग प्रोवाइड करेंगे यूनेस्को को, और जिससे कि ये लोग सपोर्ट कर सकते हैं जो भी कंजर्वेशन एफर्ट्स लगते हैं, जो भी संरक्षण के लिए जो भी पैसा लगाया जाता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट के संरक्षण के लिए, तो उसके लिए मोदी जी ने अनाउंस किया है। नेक्स्ट 112वीं बैठक हुई है, 112 सेशन हुआ है इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस का। तो भारत के श्रम और रोजगार मंत्रालय के जो सचिव हैं सुमिता डावरा, उन्होंने इस मीटिंग में पार्ट लिया। ये ILO में हुआ था, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन संगठन जो है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में स्थित है इसका हेडक्वार्टर, वहाँ पे ही ये मीटिंग हुई थी। नेक्स्ट है आइवरी कोस्ट जो कंट्री है अफ्रीका की, उसने UN का वाटर कन्वेंशन जो है इसको ज्वाइन कर लिया है। UN वाटर कन्वेंशन का पहले नाम कन्वेंशन ऑन प्रोटेक्शन ऑफ एंड यूज़ ऑफ ट्रांस बाउंड्री वाटर कोर्स एंड इंटरनेशनल लेक हुआ करता था, अभी इसका नाम UN वाटर कन्वेंशन हो गया है। टोटल इसमें 53 मेंबर्स हैं, ठीक है। अफ्रीका की बात की जाए तो आइवरी कोस्ट को मिला के 10 अफ्रीकन नेशंस जो हैं उसने इस ट्रीटी को ज्वाइन किया है। नेक्स्ट है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। तो कोलंबो सुरक्षा वार्ता जैसे हो रखा है, जिसमें इंडिया, श्रीलंका, मॉरिशस और मालदीव्स जो हैं इनका ग्रुप है। अभी बांग्लादेश को एज अ 5वां मेंबर जो है, 5th मेंबर जो है इसको वेलकम किया गया है। 2024 में ये जो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव हो रहा है इसको होस्ट किया गया है मॉरिशस के द्वारा, ठीक है। याद रखिएगा बांग्लादेश को एज अ 5th मेंबर बुलाया गया है। इसके साथ ही सेशल्स जो है उसको एक ऑब्जर्वर स्टेट की तरह रखा गया था। इस ग्रुपिंग का जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि चाइना का जो महत्व है, जो वैश्विक ग्लोबल एरिया में जो चाइना का महत्व है उसको कम करने के लिए इस तरह के संगठन जो हैं ये बनाए जा रहे हैं। नेक्स्ट है G7 की लीडर्स समिट हुई है। तो लीडर्स का जो सम्मेलन है वो हुआ है, कितना इसका एडिशन है, 50वां एडिशन है इसका। कब हुआ है तो यहाँ पे जून 13 से 15 2024 के बीच में हुआ है, इटली के अपूलिया रीजन में हुआ है। इसके साथ ही इंडिया के प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको अटेंड किया था। 11 कंट्रियों को इनविटेशन दिया गया था जिसमें इंडिया को भी पार्ट लेना था G7 में। अगर G7 के मेंबर्स की बात की जाए तो इसमें आता है कनाडा, USA, UK आता है, फ्रांस आता है, जर्मनी आता है, इटली आता है और जापान आता है, ठीक है। ये सभी जो हैं G7 के मेंबर्स हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। अगर मेन हाइलाइट्स की बात की जाए तो क्योंकि यहाँ पे यूक्रेन और रशिया का वॉर है, ये बहुत बड़ा मुद्दा था, और रशिया जो है वो इसका मेंबर नहीं है, तो सभी लोग जो थे इसमें सभी लोग रशिया की बुराई कर रहे थे और यूक्रेन को सपोर्ट करने की बात की जा रही थी, ठीक है। तो लगभग $300 बिलियन जो थे इसका सपोर्ट यूक्रेन को किया जाएगा, और साथ ही इसका जो मेन फोकस था वो था ग्लोबल साउथ की तरफ, ठीक है। तो ये इसका एजेंडा था। इसके साथ ही जो अविकसित देश हैं या फिर विकासशील देश हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, मिडिल क्लास कंट्रीज़ को सपोर्ट करने के लिए $600 बिलियन का फंड जो है वो रेज़ किया जाएगा, जुटाया जाएगा इनके द्वारा 2027 तक। इसके साथ ही इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को भी सपोर्ट करने की बात की गई है G7 कंट्रीज़ के द्वारा।
इसके साथ ही कुछ और भी कॉरिडोर हैं, जैसे कि लोबीतो कॉरिडोर अफ्रीका के कंट्री में है, सेंट्रल अफ्रीका में है, लुजोन कॉरिडोर और साथ ही मिडल कॉरिडोर। ठीक है, तो आर्थिक गलियारों के बारे में बातें हो रही है, जिसमें लोबीतो जो है वो अफ्रीका में है, लुजोन की बात की जाए तो ये फिलीपींस में है, और मिडल कॉरिडोर जो है ये ट्रांस कास्पियन इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट रूट है, जो कि एशिया और यूरोप के बीच में है। ठीक है, एशिया और यूरोप के बीच में है, कास्पियन सी में। साथ ही इटली के जो प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने अफ्रीका पे फोकस करने की बात की गई, अपना मेतेई प्लान जो है ये लॉन्च किया है। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है इंडिया आयोरा, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, आयोरा की फुल फॉर्म है। इसमें क्रूज़ टूरिज़्म कॉन्फ्रेंस हुई है, तो एक पर्यटन के लिए एक समझौता मतलब सम्मेलन टाइप का हुआ है। इसमें कई सारी कंट्रीज़ ने हिस्सा लिया है, जैसे कि बांग्लादेश, कीनिया, मडागास्कर, मालदीव्स, मोजाम्बिक, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, सेशल्स और तंजानिया। ये सभी जो हैं इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की मेंबर्स हैं। ठीक है, अभी इंडियन ओशन की लोकेशन और इसके साथ ही ये सभी जो कंट्रीज़ हैं इनकी लोकेशन एक बार आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सभी लोग जो हैं वो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की मेंबर्स हैं और क्यों मेंबर्स बनी है, इसकी लोकेशन के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं। रिम एसोसिएशन की बात की जाए तो इसका जो शुरुआत है वो 1997 में किया गया था, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है इबीन, मॉरिशस में। ठीक है, मॉरिशस में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट है वर्ल्ड वाटर फोरम। ठीक है, तो विश्व जल मंच जो है 10वां एडिशन है इसका, वाटर फोरम का 10वां एडिशन है ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है ये मई 18 से 25 2024 के बीच में हुई है, बाली इंटरनेशनल कॉन्क्लेव सेंटर में हुई है, इंडोनेशिया में। ठीक है, बाली इंडोनेशिया में। इसका जो थीम था ये था वाटर फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, यहाँ पे 160 कंट्री के लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, फेयर लगा है, एग्जीबिशन लगा है, मेले लगे हैं, एग्जीबिशन लगे हैं, जिसमें वाटर के बारे में जो जल है उसके संरक्षण के बारे में, उसको प्यूरिफिकेशन के बारे में, ये सभी बातें जो है वो बताई जा रही है। इसके साथ ही 2027 में इसका आने वाला जो 11वां एडिशन है वर्ल्ड वाटर फोरम का, ये होगा सऊदी अरेबिया में। याद रखिएगा, सऊदी अरेबिया में होगा। इसके साथ ही और भी इन्फॉर्मेशन दी गई है, ये सभी आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है ओशन डिकेड कॉन्फ्रेंस 2024। ठीक है, ये बार्सिलोना अप्रैल 10 2024 में हुआ है, बार्सिलोना में हुआ है। इसका जो थीम था वो था डिलीवरिंग द साइंस वी नीड फॉर द ओशन वी वांट। ठीक है, तो एक साइंस की बात की जा रही है, जिस तरह का साइंस जो है जो हमें चाहिए, जिससे हम लोग ओशन को, समुद्रों को बचा सकते हैं, या उसके लिए चाहिए हमको जिस तरह का साइंस, वो इसकी थीम थी। इसके साथ ही यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑफ ओशन साइंस फॉर का जो ऑब्जेक्टिव था, ये यूएन के द्वारा दिया गया है, एक सतत विकास की बात कर रहा है। इसके साथ ही एक कोऑपरेशन की बात कर रहा है जितने भी इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं। भारत की तरफ से श्रीनिवास कुमार जो कि डायरेक्टर हैं इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज के, उन्होंने इसमें पार्ट लिया था। अभी हम लोग देख लेते हैं कि इंडियन नेशनल सेंटर जो है ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज का, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो इसका जो कॉन्फ्रेंस था इंडियन ओशन रीजनल डिकेड कॉन्फ्रेंस, ये हैदराबाद में आयोजित किया गया था, और जो भी चुनौतियां देखी जा रही है समुद्रों में उसके प्रति चर्चा करने के लिए इस तरह के कॉन्फ्रेंस जो थे उसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है रायसीना डायलॉग। ठीक है, तो रायसीना वार्ता हुई है 2024 की, 9वां एडिशन है, इम्पॉर्टेंट है, 9th एडिशन है, जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया, न्यू दिल्ली में किया गया। इसकी शुरुआत जो है 2016 में की गई थी, 9वां एडिशन है इस साल 2024 में। इसको होस्ट किया है विदेश मंत्रालय ने। इसके साथ ही दिल्ली की एक थिंक टैंक है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, इनके द्वारा किया गया है। इसकी जो थीम है यह है चतुरंग, इम्पॉर्टेंट है चतुरंग, जिसमें हम लोग बात करेंगे चतुरंग में संघर्ष की, कन्फ्लिक्ट की, प्रतियोगिता की, कॉन्टेस्ट की, कोऑपरेशन की, सहयोग की, और साथ ही क्रिएट की।
ठीक है। तो सृजन की, ये सभी ये जो है चतुरंग जो है वो इसकी थीम है। कॉन्फ्लिक्ट, 4 C आ रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्टेस्ट, कोऑपरेशन, क्रिएट। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके जो मेंबर्स थे लगभग 2500 पार्टिसिपेट किया इन्होंने इसमें, जो कि 115 कंट्रीज से आए थे। और इसकी जो थीम थी वो थी, मतलब जो रिफ्लेक्ट कर रही थी वैल्यूज़, वो थी सर्वे भवन्तु सुखिना। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है वो है इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस, जो कि 7वां एडिशन हुआ है इसका, ठीक है। कहाँ पे हुआ है इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस? तो ये हुआ है पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में, फरवरी 9 से 10 2024 के बीच में। इसकी जो थीम थी ये थी टूवर्ड्स द स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशन। तो इंडियन ओशन के बारे में बात कर रहा है यहाँ, हिंद महासागर की बात हो रही है यहाँ पे, स्थिर और सतत महासागर की ओर इसकी थीम थी। कहाँ हुआ है? तो पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में हुआ है और 7वां एडिशन है। ये सभी बातें आपको याद रखनी है। इसमें इंडिया की तरफ से जो भारत के विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, इन्होंने इसका उद्घाटन किया 2024 में। तो ये पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में हुआ। 2023 की अगर बात की जाए तो 6ठा एडिशन जो था वो ढाका, बांग्लादेश में हुआ था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है 19वीं नैम समिट। तो नॉन अलाइंग मूवमेंट जो है इसकी 19वीं सम्मेलन हुआ है इसका, कंपाला में हुआ है। युगांडा की कैपिटल है कंपाला। वहाँ इस समिट का आयोजन किया गया है। जनवरी 19 से 20 के बीच में हुआ है 2024 में। इसकी जो थीम है यह है डीपनिंग कोऑपरेशन फॉर शेयर्ड ग्लोबल एफ्लुएंस, ठीक है। तो हिंदी में भी देख लीजिए, साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना, ठीक है। यही इसकी थीम है, साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना, डीपनिंग कोऑपरेशन फॉर शेयर्ड ग्लोबल एफ्लुएंस। इसमें भारत के विदेश मंत्री जो हैं एस जयशंकर, इन्होंने विजिट किया जो 19वीं नैम समिट हुई है, नॉन अलाइंड मूवमेंट की समिट। 2027 तक इसकी जो मेज़बानी है वो युगांडा के द्वारा की जाएगी। जो 18वीं नैम समिट हुई थी वो 2019 में बाकू, अज़रबैजान में हुई थी। हर 3 वर्षों पे, याद रखिएगा, हर 3 वर्षों में इसकी मीटिंग होती है, ठीक है। 3 इयर्स का गैप लिया जाता है, उसके बाद इसकी मीटिंग जो है वो होती है, ठीक है। अपनी स्पीच में मिस्टर जयशंकर जी ने इंडिया को विश्व मित्र की उपाधि दी थी। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है इंडिया और इथोपिया की एक जॉइंट ट्रेड कमेटी हुई है की बैठक हुई है, जो कि अदिस अबाबा इथोपिया में हुआ है। अदिस अबाबा जो है वो इसकी कैपिटल है इथोपिया की। ये 6ठा सेशन हुआ है नवंबर 6 से 7 2023 में, और दोनों कंट्रियों के संबंध को स्थापित करने के लिए ये मीटिंग जो है वो अनाउंस की गई थी, ठीक है। इसमें यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई के बारे में भी चर्चा हुई। इथोपिया जो है वो भी इनवाइट करना चाहता है इंडिया को कि इंडिया एक्सटेंड करे अपना यूपीआई सिस्टम इथोपिया में। नेक्स्ट है तीसरा वैश्विक स्तर पे जो समुद्री सुरक्षा सम्मेलन है 2023 का, 3rd ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023, ठीक है। इसका जो इनॉग्रेशन है वो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मुंबई में किया गया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। और इसका जो थीम था ये था कनेक्ट, कोलैबोरेट एंड क्रिएट। याद रखिएगा, इसमें 3 C आ रहा है, और इससे पहले एक कॉन्फ्रेंस था जिसमें 4 C आया है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। तो भारत की जो मंत्रालय है बंदरगाह, जहाज रानी और जल मार्ग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज, ये इसकी नोडल एजेंसी थी, ठीक है। इम्पॉर्टेंट ये है कि पीएम मोदी जी ने अपनी एक ब्लूप्रिंट की एक स्थापित किया है, जो कि हम लोग अपने समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने के लिए अमृतकाल विजन 2024 मतलब 47 तक के लिए एक योजना की तैयारी करने की बात कही गई है, 2047 तक के लिए अमृतकाल विजन। इसके साथ ही इन्होंने एक फाउंडेशन स्टोन रखा है, नींव रखी है तुन तेकरा की, ठीक है। याद रखिएगा तुन तेकरा, जो कि एक ऑल वेदर डीप ड्राफ्ट टर्मिनल बनेगा। कहाँ बनेगा? तो दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी इन गुजरात बनेगा, और टोटल कॉस्ट जो है वो 4500 लगेगी, इसमें 4500 करोड़,
ठीक है। तो इंटरनेशनल में जो सम्मेलन, शिखर सम्मेलन वगैरह जो भी हुए हैं, कॉन्फ्रेंसेस हुई है, इसके बारे में हम लोगों ने पूरी न्यूज़ पढ़ ली है। अगले टॉपिक में हम लोग देखेंगे रिपोर्ट्स और इंडिसेस के बारे में। आज का जो टॉपिक पढ़ाया गया है इसके लिए मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहूँगी, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करना है, और ज़रूर से करिएगा कमेंट, क्योंकि इससे आपकी प्रिपरेशन जो है वो हमेशा की तरह स्ट्रॉन्ग होगी। पहला है रायसीना डायलॉग जो हुआ है, इसकी थीम क्या थी? ठीक है, ये आपको बताना है। दूसरा आपको बताना है 43rd जो वर्ल्ड हेरिटेज समिट हुई है, इसमें इंडिया में किसको विश्व धरोहर की उपाधि से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो किसको विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट आपको बताना है कि नैम की जो समिट हुई है ये कहाँ हुई है, कहाँ आयोजित किया गया और कितना एडिशन हुआ है, कौन सा एडिशन हुआ है, ये आपको बताना है। ठीक है, रिसेंट का कौन सा एडिशन हुआ है, कहाँ पे हुआ है, ये आपको बताना है। ये सभी प्रश्न जो है वो आज ही के लेक्चर से है, और ये इन सब का जवाब जो है वो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। लेक्चर पसंद आया होगा तो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। साथ ही जो भी आप लोगों को करंट अफेयर्स पढ़ाया जा रहा है, कोशिश करिए कि लेक्चर के साथ साथ ही उन सभी चीज़ों को याद करते हुए चलिए। ठीक है, तो जहाँ पे भी आप समझना है वहाँ पे पॉज कर सकते हैं, दोबारा सुन सकते हैं, और कोशिश करिए लेक्चर को बार बार सुनने की कोशिश करिए। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।